साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीआर में बदलाव करते हुए कुछ शर्तों के साथ 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। एक नोटिफिकेशन निकला है जिसके अंदर कुछ शर्तें, कुछ नियम कानून बना के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी है। हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस या जो मैं कह रहा हूं कि शर्तें और नियम क्या है, मतलब आयोग के लिए एक गोल गोल घेरा बना दिया गया, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि आपको इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी है। उसमें जो 5 शर्तें हैं वो आप सबको मालूम है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ जो पुरानी पेंशन की बात करें तो उसको भी आपने देखना है कि आप कहीं पुरानी पेंशन की सिफारिश ना कर दें। उसके बाद में जो राज्यों की आर्थिक स्थिति है वो भी देखना है। जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं उनको भी देखना है। साथियों, ये सब कुछ होते हुए जैसे ही नोटिफिकेशन निकला तो फिटमेन फैक्टर पे भी मोहर लग गई, क्योंकि अब हर एक कर्मचारी पेंशनर ये जानना चाहता है कि फिटमेन फैक्टर क्या होगा। ये वो मेन चीज है जिसके ऊपर आपका वेतन और पेंशन गुणा होगी, आपका वेतन और पेंशन बढ़ेगी। तो फिटमेन फैक्टर पे मोहर कैसे लगी? साथियों, 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी। उस समय से जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, अगर उनकी बात करें तो वो लाखों खबरें आ चुकी हैं। पर हम पीछे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ जब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली, उसके बाद में मीडिया में क्या चल रहा है। तो जो नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, या यूट्यूबर हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, या बहुत सारे कोटक महिंद्रा की भी रिपोर्ट आई है, एक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने भी फिटमेन फैक्टर की घोषणा करी है। मतलब फिटमेन फैक्टर ये हो सकता है। तो आज हम सिर्फ मीडिया की बात करें तो मीडिया क्या फिटमेन फैक्टर दे रही, तो मीडिया ही बता सकती है कि फिटमेन फैक्टर क्या होगा। आयोग तो चलो अपनी रिपोर्ट 18 महीने के बाद में देगा, क्या फिटमेन फैक्टर रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर एक नजर हम मीडिया पे मारते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि 2.28 का फिटमेन फैक्टर मिलेगा। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है कि 2.46 का फिटमेन फैक्टर मिलेगा। एनडीटीवी प्रॉफिट कह रहा है कि 1.82 2.5 से उनका फिटमेन फैक्टर रह सकता है। जी न्यूज कह रहा है कि जो फिटमेन फैक्टर है वो 2.50 से 2.86 तक रह सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम कह रहा है कि 186% की बढ़त हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर 12.5% की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। मनी कंट्रोल कह रहा है कि 1.92 का फिटमेन फैक्टर मिल सकता है। फ्री प्रेस जर्नल कह रही है कि फिटमेन फैक्टर जो होगा वो 2 पॉइंट से ज्यादा होगा। टाइम्स नाउ कह रही है कि 1.80 का फिटमेन फैक्टर होगा। इंडिया को कह रहा है कि 8वां पे कमीशन को अप्रूव कर लिया गया है और जो फिटमेन फैक्टर हो सकता है वो 2.9 का हो सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम फिर फिटमेन फैक्टर को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। डीएनए कह रहा है कि 2.86 का फिटमेन फैक्टर रह सकता है। तो आप अगर देखोगे तो भरमार हो रखी है फिटमेन फैक्टर देने की, और हर एक मीडिया अपना अपना फिटमेन फैक्टर लेके उसके ऊपर मोहर मार रही है। अभी पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, तो बात यह है कि फिटमेन फैक्टर रहेगा क्या। देखो साथियों, मैंने तो जो देश की मीडिया है मैंने उसका आप लोगों को दिखाया है कि ये किस तरह से फिटमेन फैक्टर दे रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं फिटमेन फैक्टर। अब इन्हीं फिटमेन फैक्टर को लेके जो यूट्यूबर हैं वो करोड़ों कर्मचारियों को, पेंशनरों को गुमराह करने के रास्ते पे चले। साथियों, फिटमेन फैक्टर कैसे लागू होगा ये तो जो नोटिफिकेशन निकला है वो भी आपको बता देगा। जो शर्तें, जो नियम कानून टीआर में बदली करी है कि देश की आर्थिक स्थिति देखनी है, कहीं देश का विकास ना रुक जाए और आप फिटमेन फैक्टर
बढ़ा चढ़ाकर दे दो और देश की तिजोरी में रुपये ना पाए, तो ये भी उसके अंदर शर्त है। उसके बाद में राज्य सरकारों की भी जो आर्थिक स्थिति है वो देखनी पड़ेगी कि उनकी तिजोरी में कितना पैसा है। क्योंकि अगर हम देश के 28 राज्यों में देखें प्रति व्यक्ति आय, तो जैसे हरियाणा प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बहुत हाई है, अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो उनमें नीचे है। तो वहां भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हरियाणा जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय है तो इसका मतलब हरियाणा की तिजोरी भरी हुई है। अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो गुजरात में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अगर हम यहाँ के जो हरियाणा के कर्मचारी हैं अगर उनका पे स्केल देखें और दूसरे प्रदेशों का पे स्केल देखें तो उसमें भी दिन रात का फर्क है। यहाँ पर कोई अगर जेबीटी टीचर है, प्राइमरी टीचर है और उसकी 10 साल की नौकरी हुई तो वो 95 या 1 लाख के करीब वेतन उठा रहा है। पर हम दूसरे प्रदेशों में जाएं तो वहां पे 25,000 से 35,000 रुपये उठा रहे हैं। बहुत सारे प्रदेशों की बात, आप ऐसा तो नहीं है कि मेरा वीडियो सिर्फ हरियाणा के पूर्व सैनिक देखते हैं। साथियों, अब बात आती है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनरों की माली हालात को कितना बदल सकता है। देखो साथियों, ये तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा। पर यह सच्चाई है कि आज के दौर में जो भी पे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है कर्मचारियों का। अगर मैं एक पूर्व सैनिक हूं, अगर मैं सैनिकों की बात करूं तो उनका जो पे स्केल है वो सिर्फ 21,700 है। अगर हम पुराने समय में जाएं तो उस समय जो सैनिकों का पे स्केल होता था वो बहुत ज्यादा होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो अपनी जान को हथेली पे रख के इस देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं। कोई अता पता नहीं है कब किस तरफ से कोई गोली आए, कब तूफान आए, कब बर्फीला तूफान आए, कब रेगिस्तान में के अंदर इतनी भयानक गर्मी होती है, कब उसको हार्ट अटैक आए। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात, जो फौजी हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं चाहे वो पैरामिलिट्री के हैं, वो 24 घंटे नौकरी करते हैं, 24 घंटे। अगर हम किसी भी कर्मचारी को देखते हैं जो सिविल में है, वो सिर्फ 8 घंटे नौकरी करता है, पर उसका पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, मतलब उनसे 3 गुना ज्यादा है। अगर हम प्राइमरी टीचर की भी बात करें तो बहुत ज्यादा पे स्केल है, उसका आधा भी नहीं है सैनिकों को। तो ये भी बड़ी विडंबना कह सकता हूं मैं कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही और सरकार सिर्फ होली दिवाली के ऊपर लड्डू खिला रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी मौजूदा सरकार ही ऐसा कर रही, नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तभी से ही ये चल रहा है। पर बीच में जो दशक आया 1973 के बाद में जो पे स्केल हुआ फौज का वो बहुत ही कम हो गया, और खासकर इसमें जो आए वो छोटे रैंक के सैनिक आए। चाहे 1973 में पे पेंशन कमेटी बंद करके छोटे रैंक के जवान से लेके जेसीओज को पे कमीशन में लाने की बात हो, चाहे ओआरओपी बंद करने की बात हो, चाहे जो मिनिमम जो पेंशन होती थी 70% से ज्यादा, चाहे वो बंद करने की बात हो। तो कुल मिला के जो छोटे रैंक के जो सैनिक थे उनके पे स्केल पे बहुत बड़ा एक कैची चली है, और ऐसी कैची चली है जो आज तक सम्मान नहीं हुई। अभी आप देखो कि ओआरओपी भी सरकार ने दी, अब वो ओआरओपी ना कह के हम उसको ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन कह सकते हैं। अब जवानों में तो इतने जो स्ट्रक्चर है रैंक के, अलग अलग काम है, कोई एक्स ग्रुप है, कोई फलाना है, कोई फलाना है। अब उसमें ही आप देख लो कितना फर्क हो गया। उसके बाद में आप ये देखो कि जुलाई 2014 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हैं, उनके लिए ओआरओपी बंद है, उनको आरओपी नहीं मिलती। अब उन्हीं के रैंक और उन्हीं की जितनी सर्विस किए हुए 2 सैनिकों में जो पेंशन में फर्क हो गया वो 4,000 के करीब करीब हो गया। अब ये 4,000 रुपये के ऊपर फिटमेंट फैक्टर भी लगेगा 8वें वेतन आयोग में, तो ये 10, 12, 14,000 तक ये फर्क आ जाएगा। उसके बाद में डीए की बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के जो ओआरओपी जो छोटे रैंक के सैनिकों के लिए थी तो उनके लिए तो ये बंद कर दी गई, और दूसरी तरफ ओआरओपी दे दी गई, और साथ ही साथ एनएफयू भी दे दिया। अब एनएफयू मिलने से
बहुत सारी ऑफिसर की प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्योंकि उनको अब कोई भी विसंगति नहीं है पेंशन में, कभी भी हो, आगे भी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि एक तो ओआरओपी मिल गई और एक कर्नल रैंक से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक सेम पेंशन होगी, सिर्फ 800 रुपये का फर्क हो गया। तो अब जैसे जैसे अगले समय में ऑफिसरों का वेतन बढ़ेगा और जो नए ऑफिसर जब पेंशन आएंगे, उस समय आएंगे, मान लो 2035 में आएंगे, 2040 में आएंगे, वही पेंशन पुराने वालों को पास हो जाएगी, चाहे वो पुराना वाला 2000 पहले से रिटायरमेंट आया हो या 2010 से पहले रिटायरमेंट आया हो या 2020 से पहले रिटायरमेंट आया, तो पेंशन की विसंगति तो उनकी खत्म होगी। साथियों, जो मीडिया दिखा रही है फिटमेन फैक्टर, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ अपने आंकड़े दिखा रहे, ना इस फिटमेन फैक्टर में या इन खबरों में कोई सच्चाई है, ना ही इन खबरों का कोई हाथ पैर सिर है। बस ये खबरें छोड़ दी जाती हैं और हाथों हाथ कर्मचारी और पेंशनरों के द्वारा इसको ले लिया जाता है, और कर्मचारी और पेंशनर सपना देखने लग जाते हैं कि मेरा वेतन, मेरी पेंशन बढ़कर यहां तक हो जाएगी, मेरी जेब में वजन बढ़ जाएगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, गाड़ी का लोन दे दूंगा, मकान का लोन दे दूंगा, एक प्लॉट ले लूंगा, अच्छा सा मकान बना लूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करूंगा। मतलब ये चल रहा है मीडिया। और साथियों, कोट टाई वाले जो यूट्यूबर हैं, उनकी खबर में तो कोई सच्चाई है ही नहीं, बगैर हाथ पैर के, क्योंकि वो इस ढंग से नहा धो के खबरें बनाते हैं, कोट टाई पहन के, सेंट सूट लगा के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के। तो अगर कोई अंधा आदमी भी उनकी खबर को देख रहा होगा तो 100% उनको सच्चाई लगेगी कि इससे बड़ा सच कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ा 8वें वेतन आयोग का विशेषज्ञ वैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता। तो साथियों, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक कुछ होगा नहीं तो सरकार जो देगी वो ले लेना। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर एकैड फार्मूला है, उसमें एक परिवार की सिर्फ 3 यूनिट मानी गई है, मतलब कर्मचारी, उसकी पत्नी और एक बच्चा, जबकि यूनिट कम से कम 5 या 6 होनी चाहिए। 2 बच्चे तो होने चाहिए, माँ बाप हैं वो कहाँ जाएंगे। तो अगर 4 भी लगाते हैं तो फिटमेन फैक्टर फिर जाता है 2.86 से भी ज्यादा, पर 2.86 से अभी तक तो मेरे को लग नहीं रहा। और जैसे जैसे आयोग अपना काम शुरू करेगा और टीआर बाहर आने लगेंगे कि किस चीज पे ज्यादा मोहर है, तो वहां से ही कुछ अंदाजा लग सकता है। पर अभी तो आयोग ने काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो वो कुर्सी पे ही नहीं बैठा है, अभी तो मीटिंगें नहीं शुरू हुई। तो अभी अगर हम फिटमेन फैक्टर की बात करें तो मैं कहूँगा कि ये गलती है, क्योंकि अभी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। चाहे कोई कितना बड़ा विशेषज्ञ हो, कोई कुछ भी हो, वो सब कुछ अंदाजा आयोग लगाएगा। हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत टीआर से समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की तिजोरी में कितना पैसा, यही चीज है। साथियों नमस्कार, और 8वें वेतन का सच देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। ये चैनल मेरा नहीं है, कर्मचारी वर्ग का ही है। मेरे से जितना हो सकता है वो आवाज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। इसलिए सच देखने के लिए इस चैनल पे आप बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।